तो पहला है stick partly immersed in water. A stick partly immersed in water a stick partly immersed in water appears to be bent at the water surface. Appears to be bent at the water surface. Appears to be bent at the water surface. तो ये वही चीज है कि अगर मान लीजिए आपने कभी कोई ऐसा देखा हो कि आपके पास कोई ग्लास हो, उस ग्लास में आपने पानी भर रखा हो और आप एक पेंसिल लेकर और आप उस पेंसिल को उसके अंदर ग्लास के अंदर आप डिप करेंगे, तो आपको वो जो पेंसिल है वो पानी के अंदर थोड़ी सी आपको टिल्टेड, थोड़ी सी आपको टेढ़ी नजर आएगी। किस तरीके से देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये ग्लास टम्बलर है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है यहाँ पर अप टू दिस लेवल पर। पानी भरा हुआ है इसके अंदर, आपने यहाँ पर एक स्टिक इसके अंदर डिप कर दिया। अब जो ये स्टिक है, स्टिक को जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट, आपको टिल्टेड नजर आएगी। स्टिक जो है पानी के अंदर गई तो बिल्कुल सीधी है, लेकिन आपको थोड़ी सी इस तरफ को टिल्टेड नजर आएगी। आपको दिखाई दे रही है ना, थोड़ी सी बेंड हुई हुई, सभी को दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो यस ये सर। हाँ, तो ये क्या होता है कि ये वही इफेक्ट है कि जब मान लीजिए कि ये स्टिक है, ये स्टिक बाहर तो कौन सा मीडियम है, बाहर तो हमारे पास एक रेयर मीडियम है, यानी कि बाहर तो ये एयर में है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वाटर। तो ये एक रेयर मीडियम है और वाटर एक डेंसर मीडियम हो गया। जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो क्या होता है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि जो टकराने वाला पॉइंट है, अगर ये वाटर की जो ड्रॉप्स मैंने बनाई है, अगर ये कंफ्यूज कर दी है तो इसको हटा रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि पानी भरा हुआ है अंदर पूरा। ये यहाँ से ऐसे जाना तो इसको सीधे था, लेकिन ये सीधे ना जाकर ये ऐसे बेंट हो गई। हमने कहा कि अगर मैं इस पॉइंट पर ऐसे नॉर्मल बना देता हूँ, तो आप ये देखिएगा कि इसको जाना तो सीधा था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। ठीक है, तो ये वही चीज है कि whenever a light ray travels from a rarer medium to a denser medium, रेयर मीडियम क्या है कि जहां पर पार्टिकल्स काफी खुले खुले होते हैं, और डेंसर मीडियम क्या है जहां पर पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि द स्पीड ऑफ लाइट द स्पीड where the speed of light is more is called a rarer medium, where the speed of light is less is called the denser medium। ऐसा होता है। ये एग्जांपल सभी को समझ में आ गया? बताइए। यस सर। ठीक है, सक्षम, युग, यस पार्थ, सर। बताइए। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, पावनी, न्यासा, क्षितिज। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में अगला देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया, उसके बाद में अगला देखेंगे। सेकंड है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर
appears to be raised. इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो हमको थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ नजर आएगा, हमको उसकी एक्चुअल गहराई नहीं दिखाई देगी। ये क्या है चक्कर? इसका सारा सारा जो है जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हम बोल दें तो उससे तो समझ में नहीं आता। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई ऐसा आसान भाषा में समझे इसको ताकि हमेशा याद रहे चीज। आप देखिएगा, मैं एक चीज जानता हूँ कि लाइट जो है ना, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करती है। और हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि जिस जिस लाइन में हम देखते हैं, हम कभी भी, हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो कभी भी फोल्ड नहीं हो सकती, कभी भी मुड़ नहीं सकती। देखिए, क्या इसका एक एग्जांपल है, हो सकता है कभी आप लोगों ने ऐसा करके भी देखा हो। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई, ऐसे ही नॉर्मली मान लीजिए मेरे पास कोई पाइप है, ये पाइप है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल सोचिएगा कि आपके घर में कहीं पर भी कोई स्पेयर पाइप पड़ा हुआ है, कोई छोटा सा पाइप है, तो आप क्या करेंगे? आप उस पाइप को हाथ में लेंगे, आप एक आंख बंद करेंगे और आप उससे देखने की कोशिश करेंगे कि मैं इसके थ्रू आर पार में देखूंगा। ऐसे ही, ऐसे ही बचपन में सभी बच्चे कुछ ना कुछ खेल ऐसे ही करते हैं घर में। तो आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके आर पार दिखाई दे जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब सोचिएगा कि एक दूसरे तरह का पाइप आपको मिल गया, कुछ ऐसा। अब सोचिएगा कि अगर आपने यहाँ से कुछ देखने की कोशिश करी तो क्या आपको यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा? बताइए। नो सर। अगर आपने यहाँ पर अपनी आग लगाई और कुछ देखने की कोशिश करी तो क्या यहाँ वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो हमेशा सीधी जाती है, यहाँ पर वो टकराएगी और यहीं पर हमारी लाइन ऑफ साइट खत्म हो जाएगी। तो हमें हो सकता है कि इस पाइप के अंदर का ये वाला कोना तो दिखाई दे, लेकिन हम इधर सामने का देख लें, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है, मैं मिरर। यहाँ पर एक मिरर लगा दूं। यहाँ पर मैंने एक मिरर लगा दिया, यहाँ पर मैंने मिरर लगा दिया, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऐसा कोई डमी पीस है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, डमी पीस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो इसकी इमेज बेटा यहाँ बन जाएगी, इसकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी, और मेरी जो आंख है यहाँ पर इस जगह, हम अपनी आंख से इसको देख पाएंगे। तो हम डायरेक्टली इस इंसान को नहीं देख पा रहे, इस इंसान की इमेज यहाँ पर बनी है, मैं उसको अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। ये समझ में आ गया सभी को? इतना यस क्लियर सर। बताइए। हाँ, यस सर। ठीक है। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, हमारी लाइन ऑफ साइट हमेशा सीधी है। फॉर एग्जाम्पल ये तो मिरर है, सोचोगे मिरर नाम की कोई चीज ही नहीं होती तो मैं कैसे देख पाता? मैं नहीं देख पाता। अब इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, कभी भी टिल्टेड पाथ फॉलो नहीं करती। अगर कहीं पर भी पाथ टिल्ट हो जाता है, टिल्ट मतलब मुड़ जाता है, तो मैं देखने के लायक नहीं हूँ, फिर मैं नहीं देख पाऊंगा। ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें आगे क्या देखना है मेरे को, वो ये चीज है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। ऐसा क्या है कि जो पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो मेरे को थोड़ा सा रेज, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? इसका एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। एक डायग्राम बनाएंगे।
मानिएगा कि पूरे के अंदर पानी भरा हुआ है, एक कोई हमारे पास कंटेनर है उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो हमने क्या करा कि इसमें कंटेनर में हमने एक 5 रुपी कॉइन या 10 रुपी कॉइन मैंने इसके अंदर एक डिप कर दिया। यहाँ पर हमने एक कॉइन डाल दिया ऐसे, दिस इज अ कॉइन, ये कॉइन है। अब हमारी आंख है यहाँ पे, यहाँ पर हमारी आई है। तो अब आप सोचिएगा कि जैसे ये कॉइन है, इस कॉइन में से एक रे ऑफ लाइट निकली। अब रे ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में से कितनी निकलती है? किसी भी ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट निकलती है, लेकिन हम स्टडी करने के लिए हमेशा 2 रेज ऑफ लाइट लेते हैं। तो मैंने इसमें भी क्या करा, मैंने कोई 2 रेज ऑफ लाइट ले ली। एक रे ऑफ लाइट मैंने कहा कि चलिए इस कॉइन में से यहाँ से ऐसे निकली, और दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने माना कि चलिए ऐसे निकल गई। 2 रेज ऑफ लाइट ऐसे निकली इसमें से, ठीक है। अच्छा, निकलने के बाद में क्या होगा कि आप यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करिए इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। नॉर्मल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर। तो अंदर तो वाटर है, यहाँ पर क्या है, वाटर, और यहाँ हमारी आंख कहाँ पर है, एयर में। एयर मतलब एक रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। तो क्या होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है जो पानी में से निकली, यानी कि डेंसर मीडियम से निकल के रेयर मीडियम में जा रही है, whenever a light ray travels from a denser medium to rarer medium, it moves away from the normal, वो नॉर्मल से दूर भागती है फिर, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि कायदे से तो जो ये रे ऑफ लाइट है इसको सीधे जाना चाहिए था, कायदे से इस रे ऑफ लाइट को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर भागती है, मतलब ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे, ठीक है। कायदे से कैसे जाना चाहिए था, सीधा। अच्छा, अब इसी तरीके से ये रे ऑफ लाइट, इसको भी कायदे से ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये भी टिल्ट हो जाएगी, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट जो है ये हमारी आई में एंटर कर गई, इस वजह से मैं इस कॉइन को देख पा रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये बात सभी को समझ में आ गई कि सबसे यस पहले सर। तो हम ये बता रहे हैं कि हम इस कॉइन को, जो पानी के अंदर कॉइन पड़ा हुआ है, उसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है। उसका रीजन ये है कि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, पानी के आर पार आप देख सकते हो, तो उसका रीजन तो ये हो गया। तो हम पानी के अंदर पड़े हुए कॉइन को देख पा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि वो जो कॉइन है वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि भाई हमारी आंख में से जो ये रेज ऑफ लाइट जा रही है ना, हमें तो सीधा ही लाइन ऑफ साइट, मतलब हमें तो सीधा सीधा सब कुछ दिखाई देता है। तो हम इसको अगर आगे एक्सटेंड करें ऐसे, ये जो लाइन है इसको अगर स्ट्रेट एक्सटेंड करें ऐसे, ये वाली जो लाइन है इसको स्ट्रेट एक्सटेंड करें, तो ये दोनों लाइन यहाँ मिल रही है। इसका मतलब ये जो कॉइन है ना, इस कॉइन की एक इमेज यहाँ बन रही है ऊपर। तो कॉइन मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? कॉइन मुझे नीचे से थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम अगर किसी भी पानी रखा हुआ है किसी भी कंटेनर में, साफ कंटेनर है, तो हम जब उसमें हाथ डालते हैं, हाथ डालते टाइम हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो पास में ही है, ये तो एकदम हाथ में आ जाएगा। फिर देखते हैं तो हाथ हमको और गहरा डालना पड़ता है, तब जाकर हमको वो मिलता है। एक्सक्यूज सर। यही, हाँ जी, समझ गए। ये सर समझ में तो आ गया। पहले एक चीज पूछनी थी कि ये जो कंटेनर है इसमें से जो 2 रेज निकल रही है कॉइन के अंदर, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है हमारा, हाँ, वो नॉर्मल में बेंड तभी तो हो रही है क्योंकि पीछे उसके मतलब वो वाटर में से निकल रही है रेस, इस वजह से बेंड हो रही है ना। इसी वजह से, क्योंकि वाटर में से निकला और फिर एयर में चला गया, मतलब मेरी जो आई है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो तो एयर में है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो वाटर के अंदर रखा हुआ है, तो रे ऑफ लाइट इसमें से निकलेगी इनफाइनाइट। मैंने 2 रेज ऑफ लाइट ले ली,
तो एक रे ऑफ लाइट मैंने ये ले ली और एक रे ऑफ लाइट मैंने ये ले ली, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एक, ऐसे ही दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो जब ये, वैसे तो ये कायदे से ऐसे सीधी जाती है, पर क्योंकि वाटर से रेयर मीडियम में चली गई, तो अब ये क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर की तरफ ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी। ऐसे भी ये देखिए, वैसे तो कायदे से ऐसे सीधी जाती, पर ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गई, टिल्ट होके दोनों रेज ऑफ लाइट मेरी आंखों में एंटर कर गई, तो मैं कॉइन को देख पा रहा हूँ। लेकिन कॉइन को देख पाऊंगा थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ, रीजन ये है कि हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, मतलब हमारी जो आई में से जो रेज निकलती है, रेज ऑफ लाइट, वो जो रेज ऑफ लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन पे जाती है। तो इसलिए ये जो दो लाइंस हैं, इनको मैंने डॉट 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 करके ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इधर खींच ली, ऐसे इसको एक स्ट्रेट लाइन इधर खींच ली, तो दोनों यहाँ पर जाकर मिली, तो ये मेरा कॉइन ऐसा अपीयर करेगा मेरे को, है तो यहाँ पर लेकिन अपीयर करेगा थोड़ा सा उभरा हुआ। तो एनी इमेज दैट अपीयर्स एट सम अनदर प्लेस, दैट अपीयर्स एट सम अनदर पोजीशन, उस पोजीशन को क्या बोल देते हैं, उसकी अपीयरेंट पोजीशन, उसको बोल देते हैं उसकी अपीयरेंट पोजीशन। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, इसको बोलेंगे इमेज ऑफ कॉइन, इमेज ऑफ कॉइन। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। बताइए जी, युग, क्षितिज, न्यासा। युग, क्षितिज और न्यासा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, समझ में आ sir. गया? चलिए ठीक है। युग किधर है? युग का माइक तो चल रहा है लेकिन आवाज नहीं आई उधर से। चलिए ठीक है। गरिमा क्लियर है आपको? Yes, sir. चलिए इशिता। Yes, sir. ठीक है। इंदर। यस सर। चलिए ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल था, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कई बार कि भाई आप बताइए कि ऐसा होता क्यों है। तो आपको सिंपली ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाकर ही वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है अपने आप। अगले बार देखिएगा, अगला एग्जांपल इसमें देखते हैं। A pool of water appears to be less deep. A pool of water a pool of water appears to a pool of water appears to be less deep. A pool of water appears to be less deep than it actually is. Than it actually is. Than it actually is. अब इसमें क्या है कि जो पूल ऑफ वाटर है, मान लीजिए जैसे कोई स्विमिंग पूल होता है, तो स्विमिंग पूल जो है, स्विमिंग पूल होता तो ज्यादा गहरा है लेकिन हमको लगता कम गहरा है। वो क्या है कि जब उसके अंदर चले जाते हैं ना, स्विमिंग पूल में उतरने के बाद पता चलता है कि गहरा कुछ ज्यादा था। ठीक है। तो अब वो कैसे है, वो कैसे है, उसमें भी हमें ये देखना होगा कि क्या होता है कि जो स्विमिंग पूल का जो बेस होता है ना, जो बॉटम होती है उसकी उसकी इमेज थोड़ा सा ऊपर बनकर हमको दिखाई दे जाती है। तो हमें तो लगता है कि स्विमिंग पूल बस इतना ही गहरा है, बस इतना। हाँ, लगता तो ऐसा है देखने में, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं भाई, गहराई ज्यादा थी। तो मतलब ढंग से तैरना हमें आना चाहिए। चलिए देखते हैं। A pool of water appears to be less deep than it actually is. तो इसका भी एक डायग्राम बनाकर देखेंगे यहाँ पर। इधर, ठीक है। सोचो कि ये पूल बनाया हमने इधर, स्विमिंग पूल, और पानी भरा हुआ है इसके अंदर।
अंदर इसमें वाटर है, स्विमिंग पूल में वाटर भरा हुआ है पूरा। और अब हमने कहा कि बेस तो ये पूरा का पूरा है। अब मान लो कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता हूँ, कोई एक पॉइंट, मान लीजिए मैं उसका जो बेस है मैं उसका बॉटम देख रहा हूँ, तो मैं तो पूरी बॉटम देखूंगा, जो पूरा का पूरा बेस है वो मेरे को पूरा ही दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं किसी एक पॉइंट की बात करता हूँ, क्योंकि बॉटम तो इसकी बहुत लंबी है, बेस तो इसका बहुत लंबा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं किसी एक पॉइंट पर अगर कंसंट्रेट करता हूँ, तो सोचिएगा कि आई मेरी यहाँ पर है, आई हमारी यहाँ पर है, और हम इसको देखते हैं। तो ये जो बॉटम है यहाँ से, फॉर एग्जांपल सोचिएगा कि मैं बॉटम का बस इस वाले पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट है वो बहुत सारी निकलेगी। मैंने कहा कि चलिए एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे निकलेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी, ठीक है, दो रेज ऑफ लाइट इस तरीके से निकलेगी। फिर वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैंने दूसरा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो अब क्या होगा कि ये इस नॉर्मल से, वैसे तो कायदे से तो ऐसे जाती सीधी, लेकिन ये थोड़ा सा डेविएट कर देंगे इस तरह से। ये आई है, तो वैसे तो ये सीधी जाती है, तो ये थोड़ा सा डेविएट कर देगी, मतलब इस तरीके से थोड़ा यहाँ से डेविएट कर देगी। ऐसे ही ये वाली भी थोड़ा डेविएट कर देगी, तो ये पूरी की पूरी आप समझिए कि आंख के अंदर एंटर कर रही है। अब ये जो लाइट रेज इसके अंदर एंटर कर रही है उसकी वजह से मुझे इसका बॉटम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इन रेज को मैं ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करूं, इसको भी स्ट्रेट ड्रॉ करूं, तो ये यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है इस जगह, ये दोनों की दोनों लाइंस ये यहाँ पर मिल रही है। मेरी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा डायग्राम वैसा लग रहा होगा आपको, शायद उतना क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, या समझ पा रहे हैं? अभी दिखाई दे रहा है सभी को क्लियर? थोड़ा सा मैंने जूम किया है, बताइए बेटा, दिख रहा है आदित्य, अक्षत? यस सर। सर हल्का सा जूम हो रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ मैंने जूम किया है, इसको कहो तो जूम आउट कर देता हूँ। ये सर जूम आउट कर दो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि यहाँ से ये इसकी बॉटम है, बॉटम से जो रेज ऑफ लाइट है वो ऐसे निकली, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये इधर डेविएट कर गई इस तरफ, ऐसे ये इस तरफ डेविएट कर गई। फिर यहाँ पर मैंने ये कहा कि जब ये डेविएट कर गई तो ये आई में एंटर कर गई। अब क्या होता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करा, इस रे ऑफ लाइट को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करा, तो ये यहाँ पर मिला। तो अब मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या है? पूल की जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये जो डेप्थ है, दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ, दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ। असली सचमुच की गहराई तो ये है। और मुझे लगता है, मुझे तो ये लगता है कि ये पूल बस यहीं तक गहरा है, मुझे तो यहीं तक लगती है गहराई, और ये सोचकर मैं पूल में कूद जाता हूँ और अल्टीमेटली पता चलता है कि भाई ये तो डूबने की नौबत आ गई। इसको कहते हैं अपीयरिंग डेप्थ, द डेप्थ व्हिच अपीयर्स टू बी, द डेप्थ व्हिच अपीयर्स टू बी। समझ गए?
हमको लगता है कि पूल उतना ज्यादा गहरा नहीं है, पूल की डेप्थ तो बस इतनी सी है, हमको तो ये दिखाई देता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन एक्चुअल में उसकी गहराई ज्यादा होती है। बताइए जी, सभी को क्लियर है ये तीनों एग्जांपल्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना, इसमें थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो लिख लीजिए, 2-3 लाइन लिखूंगा। सर अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, सर अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल प्रॉपर, अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। चलिए अब नोट करिएगा, when we look when we look into a pool of water, we do not see the actual bottom of the pool. When we look into when we look into a pool of water, we do not see the actual bottom of the pool. We do not see the actual bottom of the pool. When we look into a pool of water, we do not see the actual bottom of the pool, comma, we see a virtual image of the bottom of the pool. We see a virtual image of the bottom of the pool, which is formed by the refraction of light. Which is formed by the refraction of light coming from the pool water into the air. Coming from the pool water into the air. Coming from the pool water into the air. बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे, अ बीम ऑफ लाइट a beam of light passes from air into a substance capital X. Beam of light passes from air into a substance. A beam of light passes from air into a substance capital X, full stop, if the angle of incidence is 72 degree. If the angle of incidence is 72 degree and the angle of refraction is 40 degree and the angle of refraction
and the angle of refraction is 40 degree, comma, calculate the refractive index of substance capital X. Calculate the refractive index of substance. Calculate the refractive index of substance capital X. Full stop. Given sin 72 degree is equal to 0.951 and sin 40 degree and sin 40 degree is equal to 0.642. 0.642. 0.642. क्षितिज मेरी आवाज आ रही है? देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें है a beam of light passes from here into a substance capital X if the angle of incidence is 72 degree and the angle of refraction is 40 degree. एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल I ये दे रखा है 40 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दे रखा है 72 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है 40 डिग्री। ये दो वैल्यूज दे रखी हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये पूछ रहे हैं कि आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ होता है वो सेकंड लॉ देखिएगा भाई, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, भाई सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थीटा इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब जो ये थीटा है इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन आई, आई कितना है 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री अपॉन साइन आर, आर कितना है 40 डिग्री। तो साइन 72 डिग्री की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, हमें मालूम है कि ये सारी वैल्यूज तो हमें नहीं पता, हमें साइन की कुछ लिमिटेड वैल्यूज पता है, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज तो हमें पता है, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज नहीं पता। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप ये देखिएगा कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसके साइन की वैल्यू भी आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में। तो आप देखो यहाँ साइन 72 डिग्री दे रखा है और आई क्या है 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री की वैल्यू 0.951 और साइन 40 डिग्री की वैल्यू 0.642, 0.951 अपॉन 0.642। मैं इसको कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ आपको। जीरो 0.951 डिवाइडेड बाई 0.642, ये कैलकुलेट करके आ रहा है बेटा 1.481। तो ये आ गया 1.481। जिन्होंने लास्ट की क्लास अटेंड नहीं करी उनको बता रहा हूँ कि n को थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं और इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको बोला जाता है ईटा, ईटा कहते हैं इसको, ETA, ईटा। ठीक है, ये वैल्यू 1.481 आ गई। बताइए सभी को क्लियर है इतना? यस सर। सर एक क्लियर मिनट है? में बता दूं। हाँ ध्रुव बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए।
इसमें ये होता है कि हमको एक एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 72 डिग्री, तो ये हो गया साइन 72 डिग्री। आर क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दे रखा है 40 डिग्री, तो ये हो गया साइन 40 डिग्री। तो साइन 72 डिग्री हो गया 0.951, साइन 40 डिग्री हो गया 0.642। जब इन दोनों को डिवाइड करा तो ये आ गया 1.481। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज अ रेशियो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, बताइए बाकी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गरिमा क्लियर है? Yes, sir. इंदर, सक्षम? Yes, sir. ये सब क्लियर था मुझे तो पहले ही। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और स्पीड ऑफ लाइट में एक रिलेशन होता है, वो देखना है नेक्स्ट हमको। लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, इसमें एक रिलेशन होता है, वो ये है कि आप ऐसे लिखेंगे मीडियम वन, मीडियम वन, और ऐसा करो कि जैसे मीडियम वन की पावर में कुछ लिख रहे हो, तो ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे ईटा, और यहाँ लिखो मीडियम टू। मीडियम वन की पावर में ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा ऊपर करके ईटा मीडियम टू। इसका मतलब क्या है कि लाइट रे जो है वो मीडियम वन से चल रही है और मीडियम टू में एंटर कर रही है। मुझे नहीं पता कि मीडियम वन रेयरर है या मीडियम टू रेयरर है या मीडियम वन डेंसर है या मीडियम टू डेंसर है, वो हमें नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि एक लाइट रे है, वो लाइट रे मीडियम वन से चलती है और मीडियम टू में एंटर करती है। मीडियम वन से लाइट रे चलती है और मीडियम टू में एंटर करती है। तो ऐसे में अगर मीडियम वन ईटा मीडियम टू अगर इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। अब लाइट रे कहां से कहां एंटर कर रही है, मीडियम वन से मीडियम टू में एंटर कर रही है। तो आप इसको बार बार इतना लंबा लिखने की बजाय आप बस इतना लिख देंगे कि वन ईटा टू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। मीडियम वन में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको आप लिख देंगे बेटा v1, v इज फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। मेरी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, इसको लिखने का, केवल लिखने का ये तरीका है वन ईटा टू। अब यहां पर मेंशन कर लीजिए वेयर v1 is speed of light
in medium 1 और V2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। V1 और V2 तो ये हो गया, और 1 बीटा 2 क्या हो जाएगा, 1 बीटा 2, इसको बोलेंगे लाइट रे किसके अंदर जा रही है उसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं इसको लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 तो हमेशा ये कहेंगे कि मतलब जिसके अंदर लाइट रे जा रही है, तो लाइट रे किसके अंदर जा रही है, 2 के अंदर, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम 2 का होगा। लेकिन लिखने के लिए लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का मतलब ही ये है कि वो मीडियम 1 से चलकर मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है लाइट। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। Yes, समझ sir. गए? क्षितिज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। आदित्य, अक्षत, आप बताइए दोनों। Yes, sir. सर हाँ जी बेटा बताओ। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला तो ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर। मतलब अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे ये दे रखा है कि लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दे रखा, और ये बता दिया कि लाइट जो है वो एयर से आती है और वाटर के अंदर एंटर कर जाती है। तो वो आई कहाँ से, एयर से। तो जिस मीडियम से लाइट आती है वो तो हो गया हमारा मीडियम 1, और जिस मीडियम में लाइट जाती है वो हो गया मीडियम 2। तो लिखने का तरीका है 1 ईटा 2 का मतलब ये है कि लाइट रे 1 से 2 में एंटर कर रही है। 1 अगर एयर है और 2 वाटर है तो एयर से वाटर में एंटर कर रही है, ठीक। तो फिर मुझे मान लो स्पीड दे रखी है, उन्होंने बोला कि लाइट रे की स्पीड एयर में v1 है या कुछ भी दे रखी है, और वाटर में v2 है वो दे रखी है, तो दोनों का रेशियो निकालोगे तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट light enters from air light enters from air into a light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50, having refractive index 1.50. Light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50. Full stop. What is the speed of light in glass? What is the speed of light? What is the speed of light in glass? क्वेश्चन मार्क। और क्या दे रखा है इन्होंने, ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एक्सक्यूज सर। हाँ जी बताइए। सर वो जो आपने बॉक्स में ले रखा है 1 मीडियम टू 2,
हाँ 1/2 लिख रखा है, उसके सामने वो v और u में डिफरेंस कर दीजिए, समझ नहीं आ रहा। क्या दोबारा बोलो, 1 वो eta हाँ, cube, इसी में इज इक्वल्स टू के मतलब राइट हैंड अच्छा इज साइड पे। इक्वल टू v1 अपॉन v2, तो v1 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दे रखा ना, और दोनों मीडियम्स में लाइट रे की स्पीड कितनी होगी वो अगर दे रखा है, तो भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता ओके सर। हूँ। हाँ, और उसी का एग्जांपल अभी इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये बोल रहे हैं लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट, तो लाइट एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, हम इसको बोलेंगे कि एयर से एयर ईटा ग्लास, है ना, एयर ईटा ग्लास, मतलब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, इज इक्वल टू वी एयर अपॉन वी ग्लास। ठीक है, और मैं ये बोलता हूँ कि जो भी मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इसी का होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि ग्लास बाद में है, क्योंकि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्लास का होगा, जिसमें लाइट एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इन्होंने दे रखा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, तो जो ग्लास प्लेट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दे रखा है 1.50 इज इक्वल टू वी एयर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये इन्होंने दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन वी ग्लास, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और यही वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, तो इसको वी ग्लास को इधर ले आओ, वी ग्लास को इधर ले आए हम, इज इक्वल टू हो गया 3 × 10⁸ अपॉन 1.50, बेटा पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 × 10 कितना हो गया 30, 30 × 10⁸ अपॉन 15, 15 2 जा 30, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इंदर आप बताइए, क्लियर है आपको? क्लियर सर। गरिमा? Yes, sir. ठीक है, प्राजक्ता, ध्रुव, Yes, sir. Yes, sir. न्यासा? Yes, sir. Clear है। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है ना? चलिए जी, इतना करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे परसों की क्लास में, कल का ऑफ रहेगा, ठीक है? Okay, sir. Thank ओके, you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। ओके।